हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे इतिहास कक्षा 6 की दूसरा अध्याय आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस वीडियो में हम उस मेन नोट्स पॉइंट्स पे बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या किसी विशेष प्रकार से महत्वपूर्ण हो। तो हमारा पहला मेन नोट्स पॉइंट है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी के तट पर बसे जो कुशल संग्राहक थे वे अपने विशाल संपदा से परिचित थे और वहीं से अपने खाद्य यानी उत्पादक का संग्रह कर और आखेट के द्वारा अपने जीवन का यापन करते थे। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल यानी जड़ें, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, जिनमें पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। और तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यही है आरंभिक आखेटक खाद्य संग्रह के इधर उधर घूमने के मुख्य 4 कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इनके बारे में हमें पुरातत्वविदों के अनुसार कुछ बताया गया है, इन्हें हम पढ़ते हैं। जैसे पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, जिन्हें इस पृष्ठ पे नीचा दिखाया गया है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और जो पत्थर के जो नुकीले औजार हैं उन्हें इस पृष्ठ पे इस तरह दिखाया गया है, जो आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी। ये पत्थर के औजारों के उपयोग भी इसमें बताए गए हैं। जैसे जो बाईं ओर जो ये चित्र है, यह इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था इस नुकीले पत्थर का उपयोग। और जो ये दाईं ओर जो चित्र है, यह जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इस नुकीले पत्थर के औजार का उपयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, रहने की जगह निर्धारित करना। यानी जो आखेटक खाद्य संग्रह थे वे अपने रहने की जगह किस तरह निर्धारित करते थे, वे पुरातत्वविदों के द्वारा इस पृष्ठ पे बताया गया है। जैसे ही हम मानचित्र 2 पे चलेंगे, इसके बारे में हम विश्लेषित करेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें मानचित्र पे दिखाया गया है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, इसलिए क्योंकि आखेटक खाद्य संग्रह नदियों के किनारे इसलिए रहना पसंद करते थे क्योंकि उससे उनकी आवश्यकता की सामान्य पूर्ति होती थी। नदियों और जंगलों के किनारे ही वे अधिकतर रहना पसंद करते थे। जैसे कि हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था, नर्मदा नदी के किनारे वे कई लाख वर्षों पहले से
रहा करते थे। जैसे यह मानचित्र आपको नज़र आ रही होगी, यह उपमहाद्वीपीय की मानचित्र है। इसमें जो लाल त्रिकोण से दिखाया गया है वह पूरा पसानिक पूरा स्थल है, और जो चौकोर यानी वर्गाकार एक नीले रंग से दिखाया गया है वह नौ पसानिक पूरा स्थल का है, और जो हरे रंग के गोले आकार से दिखाया गया है वह महापसानिक पूरा स्थल है, और जो आरंभिक गांव उन्हें बर्फी के आकार के नीले रंग से दिखाया गया, और जो आधुनिक नगर है उन्हें स्टार यानी तारे के आकार से दिखाया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे संकेत दिया गया है। आप देख सकते हैं जो पूरा पौसानिक अर्थ स्थल है उनमें से कुरनुल गुफाएं, हुंसगी, भीमबेटका इत्यादि इस पे दिखाया गया है, और जो नौ पौसानिक पूरा स्थल है उनमें से पयमपल्ली, महागढ़ा, कोल्डी हवा, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम इत्यादि इस मानचित्र पे दिखाया गया है। यहाँ मेहरगढ़ है और यहाँ बुर्जहोम। और जो आधुनिक नगर थे उन्हें ये तारों के आकार से, जैसे कोलकाता और मुंबई यहाँ पे आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी। और जो आरंभिक गांव थे, आरंभिक गांव यानी जो शुरुआती गांव थे वे इनाम गांव, जिसे मैंने यहाँ सर्कल कर रखा है। और जो महापसानिक पूरा स्थल है वे ब्रह्मगिरी, जो कि आपको सर्कल किए हुए हरे रंग का दिखाई आ रहा होगा, जैसे देख सकते हैं ब्रह्मगिरी। और यहाँ पे दक्षिणी हिस्से में आदि चनलूर, यह भी क्या है, महापसानिक पूरा स्थल है। और मैं पूरा पसानिक, नौ पसानिक और महापसानिक पूरा स्थल के बारे में पृष्ठ 14 में अधिक विश्लेषित करके आपको बताऊंगा। आगे, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, जिससे वे अच्छे अच्छे उपकरण बना सके यानी औजार बना सके। यहाँ पे जो आपको चित्र नजर आ रही है यह एक शैल चित्रकला है, जो कि आखेटक खाद्य संग्राहक द्वारा बनाया जाता था अपने गुफाओं में। इस पृष्ठ पे भीमबेटका के चित्र को चित्रित किया गया है, जिसके हम बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में उपस्थित है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये देख सकते हैं भीमबेटका, जो कि अभी आधुनिक मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसका चित्र इस पृष्ठ पे इस तरह चित्रित किया गया है, जो आपको यहाँ स्पष्ट नज़र आ रही होगी। इस पृष्ठ पे हम मुख्य रूप से पूरा स्थल के बारे में जानेंगे और आग की खोज कैसे हुई, और पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण युग या काल क्या होता है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वैसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। जो ऐसी वस्तुएं थी इनका निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आग की खोज। तो मानचित्र 2, कुरनुल गुफाएं ढूंढो। ये वही कुरनुल गुफाएं हैं जिसके बारे में मैंने आपको पिछले मानचित्र यानी मानचित्र 2 में बताया। जैसे कि कुरनुल गुफाएं जो भारत यानी उपमहाद्वीप के मानचित्र के दक्षिणी छोर पे, जिसे लाल त्रिकोण वाले पूरा पाषाणिक पूरा स्थल से चित्रित किया गया है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाम और तिथियाँ, यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण युग और लघु पाषाण युग, यह सब कैसे नाम पड़ा और यह काल के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, और इस समय मिले औजार या वस्तुओं को या रहने वाले जगह को जो पुरातत्वविद थे वे इन्हें पूरा पाषाण युग भी कहे हैं, यानी पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भी कहे हैं। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है।
पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। नेक्स्ट, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, और इसी युग के जो औजार या रहने की जगह जो स्थल मिले हैं उन्हें मध्य पाषाणिक पूरा स्थल कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। पाषाण यानी पत्थर के जो औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नव पाषाण युग कहा जाता है। और नव पाषाण युग को ही अगर इस समय कोई भी औजार या कोई भी रहने की जगह जो अखेटक खंड संग्रह का मिले तो उसे नव पाषाणिक पूरा स्थल भी कहा जाता है। पॉइंट है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, यानी उपजाना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, यानी किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग बकरी, भेड़, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलूकरण की प्रक्रिया, यानी घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया या कहा गया। आप इस पैराग्राफ को आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मैं उसी पे बात करता हूँ। जैसे कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक नवीन जीवन शैली, यानी नए तरीके से जीने की तरीके। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जिस प्रकार अनाज के उपयोगों को यानी क्रम बाय क्रम यहाँ पे बताया गया। जैसे अनाज के उपयोग, जैसे बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो अनाज का प्रयोग किया जाता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। किस लिए, तो अनाज के भंडारण के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है जो एक भोजन का ही स्रोत है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 यानी वही उपमहाद्वीप की मानचित्र जिसमें नीले वर्ग से दिखाए गए जो चौकोर हैं उन्हें आप पीछे वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूना का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि एक गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पसानिक युगीन उपकरणों से भिन्न है, यानी कि नवपसानिक युग के जो उपकरण है वो पूरा पसानिक उपकरण से अलग है, इसलिए उन्हें नवपसानी युग का माना गया है। जो पूरा पसानिक युग के उपकरण से भिन्न है उन्हें नवपसानिक युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे और जो उपकरण थे जो पत्थरों से बनाए गए थे या पसान से बनाए गए थे या हड्डियों से, उन्हें नवपाषाण युग के कुछ उपकरण को इस पृष्ठ पे इस तरह चित्रित किया गया है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि इन पर सजावट भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। और जो नवपाषाणिक युग के जो पूरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें से एक को यहाँ पे इस तरह चित्रित किया गया है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया, यानी कि वे कृषक बन गए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ के बारे में, यानी मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। तो मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो, यानी हमने मानचित्र 2, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। मानचित्र 2 में जो उपमहाद्वीप के मानचित्र के पश्चिम साइड में हमने जो चौकोर जो वर्गाकार नीले रंग से मेहरगढ़ को देखा था। आगे यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें
हिरन तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी शामिल है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, जिसे इस प्रकार यहाँ पे इस पृष्ठ पे चित्रित किया गया है। ये देख सकते हैं, ये चौकोर और आयताकार घर के अवशेष जो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, यहाँ पे इसे चित्रित किया गया है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के भी काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, यह लोगों का मानना था, यानी लोग इसमें आस्था रखते थे। इसे यहाँ पे चित्रित किया गया है इस पृष्ठ पे। यह मेहरगढ़ की कब्र का एक चित्र है जो यहाँ पे इस प्रकार दिखाया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहे हमारे चैनल NCERT पावर के साथ। और जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस अध्याय का PDF नोट्स लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहां से आप इस अध्याय का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहे हमारे चैनल NCERT पावर के साथ। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों या दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी सोच आपकी सफलता। जय हिंद।